यस फ्रेंड्स, वेक्टर का हम आगे चैप्टर बढ़ा रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी भी पूरी वही डेफिनेशन है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram passing through a point then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point. If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, सबसे इंपॉर्टेंट बात है passing through a point। ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान देनी है। Then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. अब इसमें मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है A और इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है P और इसे ये एक वेक्टर B है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है Q और ये इन दोनों के बीच में टोटल एंगल थीटा है। ये दो वेक्टर्स हैं, थीटा पे ध्यान दीजिए। थीटा इज द टोटल एंगल बिटवीन देम। ए और बी के बीच का टोटल एंगल थीटा है। अब आप ये पैरेललोग्राम इनका कंप्लीट करिए और ये वाला जो डायगोनल है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पॉइंट्स, इस पॉइंट से जो जहां से जो एडजेसेंट साइड्स गुजर रहे हैं पैरेललोग्राम की, ये वाला डायगोनल लेना है, ये नहीं लेना। ये डायगोनल रिजल्टेंट दिखाता है। खाली ऐसा लिख रहे हैं तो हम इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखा रहे हैं और अगर मैग्नीट्यूड की खाली बात कर रहे हैं तो ये ओके। तो अब हमें यही निकालना है ज्योमेट्रिकली। तो आप सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच का टोटल एंगल थीटा है। आप इनको दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लेते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लें तो ये जो डायगोनल है दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ज्योमेट्रिकली अगर आप चाहें तो इस तरह से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उसके लिए स्केल से ये लेंथ नाप लीजिए तो आपको मैग्नीट्यूड का आइडिया लग जाएगा। फिर डी से ये एंगल नाप लीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। ओके, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो ज्योमेट्रिकली तो हम इसको ज्यादा फॉलो करते नहीं हैं, पर इससे एक बढ़िया फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। पहले एक बार मैं ज्योमेट्रिकली ही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की ही टर्म्स में बात करूं और मैं पहले ये वाला ट्राइंगल ले लूं, मान लीजिए ये ओ है और ये ए है और ये इस पॉइंट को अपन P लिख देते हैं, इस पॉइंट को Q लिख देते हैं, इस पॉइंट को S लिख देते हैं। तो अच्छा, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो जब OQ वेक्टर OQ वेक्टर B है तो वेक्टर PS भी वेक्टर Q है। ये दोनों पैरेलल है ना।
अगर वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर ये वेक्टर बी है तो ये पूरी तरह से वेक्टर बी है, ये साइड जो है वेक्टर बी है। इसी तरह से ये जो ओपी है, ओपी ये वेक्टर ए है, ओपी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए, और ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू एस। ये अगर ये ए है तो ये ए है, और ये बी है तो ये बी है। तो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पहले इस वाले ट्रायंगल में देख लेता हूं। ट्रायंगल ओ पी एस में अगर मैं देखूं तो ये वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये ट्रायंगल लॉ का प्रूफ भी आप यहां से देख ही सकते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। मतलब हम कि दो वेक्टर्स अगर ये हैं तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ओ क्यू एस ले लूं, तो यहां भी मैं देख रहा हूं अब पहले वेक्टर बी आएगा, दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये इसके पैरेलल है क्योंकि, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। Now these are two sides of the triangle taken in same order, so the resultant is represented by the third side of the triangle taken in reverse order. तो ये वापस वही आ गया। ये आप यहाँ से इन दोनों से चाहे इन दोनों से जाएं, आप सेम रिजल्टेंट पे पहुंच रहे हैं। इससे भी ये प्रूव हो रहा है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो वेक्टर एडिशन है वो उसके ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हैं। कि बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने में और इसकी डायरेक्शन निकालने में। हमें बेसिकली इस वेक्टर आर को इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो नाउ वी आर स्टक, कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा जो कर सकते हैं। एक ही चीज हम लोग को आती है इस समय, नए नए जब आप 11th में आते हैं तो आपको एक ही चीज आती है और वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो जहां जहां आप कहीं अटक जाएं, ट्राई टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि फिर उसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी सारी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं भी एक काम करता हूं कि मैं जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, जो हमारा अननोन है ना, ट्राई टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग दैट साइड। तो मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं जिसकी कि एक साइड काफी बड़ी है, शायद हाइपोटेन्यूज हो, तो मैं ना ऐसा कर लेता हूं, इसको आगे बढ़ा लेता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो अब ये अगर टी में लेता हूं तो मेरा कहना है OST इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये है ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S, S से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। सो जिसको आप निकालना चाह रहे हैं, नाउ OS is hypotenuse of right angled triangle OST। इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। तो फिर तो अब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अब मैं लगा पाऊंगा। आप कोशिश यही करिए, कंस्ट्रक्शंस करके कुछ परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप करिए, कुछ तो भी जुगाड़ करिए, और जो भी आपका अननोन है यू ट्राई टू मेक इट वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और हाइपोटेन्यूज बना ले तो और भी अच्छा है, अदरवाइज इट इज फाइन, कोई भी साइड बना ले, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फिर मुझे ये और ये पता होने चाहिए। इसकी तो मुझे वैल्यू पता है, ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए ले लूंगा मैं, चलो इसका मैग्नीट्यूड पी ले लूंगा। अब मैं मेरे को बेसिकली सबसे पहले तो ये चाहिए, अच्छा ये बी है तो ये बी है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन तो ये आगे एक्सटेंड ही की है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है। अब बी को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा और सामने आ जाएगा बी का साइन थीटा, सामने आ जाएगा बी का साइन थीटा। चूंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता था, तो अब मेरे पास ये पूरी सारी जानकारियां हैं। ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड चलो मैं ए ही ले रहा हूं, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड मैं बी ले रहा हूं, तो इसीलिए मैंने ये बी साइन थीटा ले लिया है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लिया है। अब मैं ट्रायंगल
OST में, ट्रायंगल OST में मैं ये कहना चाहता हूं कि OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब मैं इसको तो खैर b sin थीटा लिख लूंगा, OT को मैं पहले तोड़ लेता हूं OP प्लस PT में। दिस इज इक्वल टू OP प्लस PT का स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। ये है OS का स्क्वायर। ना OS इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R है, तो OS के नाम पे जो OS की लेंथ है वो मैं आपसे खाली R ही लिखने वाला हूं। अब मैं सारी खाली लेंथ लिखूंगा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू OP। ना OP यानी A, OP यानी A, और PT यानी B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर, और TS यानी D sin थीटा का स्क्वायर। ये कहानी हो गई। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, b को b sin थीटा में और b cos थीटा में रिजॉल्व कर लिया, इस पूरे लेंथ को a प्लस b cos थीटा कह दिया और ये b sin थीटा कह दिया। और अब मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो r स्क्वायर आता है, या r स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस ये है, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था यहाँ पर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों टर्म्स में एक साथ ले आता हूं, जो कि a स्क्वायर, और फिर मैं इनको कॉमन ले लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को, प्लस साथ में आ जाता है 2ab cos थीटा। तो ये टर्म हो गया 1। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस यही हमारा फॉर्मूला है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका के मैग्नीट्यूड a और b है, अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड a और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, और इन दोनों के बीच में टोटल एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है अंडर रूट ऑफ, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो रिजल्टेंट वेक्टर r है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये जो वेक्टर r है ना, ये है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, आप इसका भी मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, और cos थीटा। और फिर हम लोग जब ये साइन मॉड वाली बात कर चुके होते हैं, तब हम सिर्फ इन्हें सिंबल से लिख देते हैं। अब ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्म में आप इसे ज्यादा यूज करते हो, ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब बी। तो इस तरह से शायद हमें थोड़ा शुरू में कंफर्टेबल नहीं रहता है, आप सीधे इसी की हैबिट डालिए। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, वी वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ओनली। हम इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, इसकी लेंथ में इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो वेक्टर नोटेशन है उसे छोड़ दीजिए, वेक्टर नोटेशन को ड्रॉप कर दीजिए शुरू में। ये देखिए, अगर ये एक वेक्टर मान लीजिए P है और ये एक वेक्टर Q है, ऐसा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ये आएगा, ये टोटल एंगल थीटा। अब इनको अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता। अगर ऐसा लिख रहे हैं मतलब हम स्केलर एडिशन कर रहे हैं, करना तो मुझे एडिशन ही है, पर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये मैं ये भी नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है कि मॉड ले लिया, इसका मतलब खाली आप इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। यार मैग्नीट्यूड अगर एक ये 3 है और ये 4 है, तो आंसर ऐसे सीधे 3 + 4 7 नहीं आ जाएगा, ये गलत है और ये भी गलत है, केवल ये सही है।
अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2p और q और cos थीटा। और सिंप्लिसिटी के लिए अगर ये डिनोशन जो हम डिनोट कर रहे हैं, जो सिंबल बना रहे हैं मॉड वॉट के, ये हमें थोड़े इरिटेट करते हैं शुरू में, तो इसका मतलब है खाली r और इसका मतलब है खाली p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं, वेक्टर r इज टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अगर आप ये वेक्टर साइन लगा रहे हैं तो आपने सिंपल ऐसे लिखाइए, वरना ये है काम का। ये दो चीजें हैं काम की, वेक्टर एडिशन पर आंसर ये आ रहा है, क्योंकि ये सिंपली ऐसे अलजेब्रिक एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। इसमें थीटा का बड़ा महत्व है, कोई ट्रायंगल बना के रिजल्टेंट निकालते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद वन ऑफ द वेक्टर्स। ये जो रिजल्टेंट है इसका बी से एंगल बता रहे हैं या इसका ए से एंगल बता रहे हैं। ये टोटल एंगल ध्यान रखना, टोटल एंगल इन दोनों के बीच में थीटा है। और सपोज हम मुझे ये अल्फा निकालना है, अल्फा इज द एंगल विद द रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर ए। तो फिर मैं करूंगा तो यही, इस ट्रायंगल में मुझे ये पता है ये तो साइड पूरी इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी cos थीटा है। मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, वेक्टर फॉर्म में बस मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ, ये और ये, बाकी की खाली मैं लेंथ के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। तो इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b cos थीटा और इसकी लेंथ है b sin थीटा, क्योंकि ये अगर ये b है तो ये भी b है और ये एंगल थीटा है। हाँ ये मैं क्योंकि डायरेक्शन भी मार्क कर रहा हूँ उसके वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, पर इसका मैग्नीट्यूड है b, तो ये कोने में cos है और सामने में sin है। अब फिर से मैं इस ट्रायंगल OST में ही जाता हूँ, ट्रायंगल OST में tan अल्फा निकालता हूँ and that is equal to perpendicular upon base। So perpendicular है b sin theta upon a plus b cos theta। ये tan अल्फा है, ये भी काफी यूजफुल फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत कठिन भी है इसे याद करने में। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हमें धीरे धीरे याद हो जाता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पाइथागोरस थ्योरम से ही आता था, साथ में प्लस 2ab cos थीटा भी धीरे धीरे समझ जाते हैं, पर ये फॉर्मूला हमें आसानी से याद नहीं होता। इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हमने जो डेरिवेशन किया है और tan अल्फा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है पूरा बेस, पर इसे याद करने का तरीका जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये दो चोर है, ये ए और बी, दो चोर हैं और मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मैं इनसे इंटरोगेशन कर रहा हूं, कुछ जानकारी निकाल रहा हूं। 10 करोड़ के हीरे हैं, 10 करोड़, 10 नहीं बोल रहा 10 बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे आंसर में यहाँ 10 आ रहा है ना, 10 करोड़ के मेरे पास कहीं हीरे हैं, यहां रखे हुए हैं हीरे। तो मैं रिजल्टेंट, मैं इनकी डायरेक्शन पूछ रहा हूं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं ताकि हीरो तक पहुंच जाऊं। 10 मेरे को डायरेक्शन का 10 चाहिए ए से, तो अगर मेरे को ए से आंसर निकलवाना है, ए के पास ए को आंसर पता है, एक्चुअली ए को आंसर पता है, आपके पास एक ए है और एक बी है और आप ए से एंगल कबूलवाना चाहते हैं कि रिजल्टेंट पे जाना है तो किस डायरेक्शन में जाएं ताकि आपको हीरे मिल जाएं। तो क्या करिए, tan अल्फा की बात कर रही है ना, 10 करोड़ के हीरे हैं और डायरेक्शन ये बता रहा है, तो इससे आंसर निकलवाना है ना, तो इसे कुछ मत करिए, इसको मारिए, बी को मारिए और बी के 2 टुकड़े कर दीजिए, काट डालिए बी को, बी के 2 टुकड़े कर दीजिए तो ये अपने आप ही डर जाएगा। बी के 2 टुकड़े कर दीजिए, एक ये सामने वाला और एक ये कोने वाला, बी के 2 टुकड़े कर दीजिए। ए को कुछ मत करिए, ए को कुछ मत करिए, बी के 2 टुकड़े कर दीजिए, बी का एक साइन थीटा और एक बी का कॉस थीटा, और अब डर के मारे ए जो है वो नीचे जाके दुबक जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। ये है आंसर। मुझे 10 करोड़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को 10 चाहिए। अगर मुझको ए से एंगल निकालना है,
ए से एंगल निकालना है तो ए को कुछ मत करो, बी के 2 टुकड़े कर दो, दूसरे वाले के 2 टुकड़े कर दो, ताकि ये दहशत में आ जाए और डर के मारे नीचे बैठ जाए। अच्छा 10 है ना, 10 के सामने तो साइन और नीचे तो कॉस आना ही चाहिए। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो फॉर्मूले में आएगा दूसरे वाले का साइन अपॉन दूसरे वाले का कॉस, प्लस ये खुद पूरा का पूरा दुबक के नीचे आ गया। ए को मैं मार दूंगा तो मुझे जानकारी देगा कौन? अगर आपको एंगल ए से चाहिए तो आप ए को कुछ मत करिए, ए को जिंदा रखिए, दूसरे वाले के 2 टुकड़े कर दीजिए, एक सामने और एक कोने में फेंक दीजिए। जहां आपने कोने वाला फेंका है ना, नीचे जाके वो पूरा ए चिपक जाएगा, छुप जाएगा, ए के साथ बी के साथ चिपक जाएगा, बी का जो टुकड़ा कोने में फेंका है आपने। इस तरह से tan अल्फा हम निकाल लेंगे। चलिए उन्हीं बातों को यूज करते हुए हम बीटा निकालते हैं। बीटा इज द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर बी। मुझे tan बीटा चाहिए। अब मेरे पास ये कहानी है कि एक ए है, एक बी है, एक रिजल्टेंट है और मुझे बीटा चाहिए। तो इससे जानकारी उगलवानी है डायरेक्शन की, कि किस डायरेक्शन में जाऊं ताकि मुझे 10 करोड़ के हीरे की रिजल्टेंट डायरेक्शन मिल जाए। तो tan बीटा इज इक्वल टू, अब इसके 2 टुकड़े कर दो और ऊपर tan के फॉर्मूले में ऊपर साइन आता है और नीचे कॉस आता है, और दहशत में ये बीटा जो है, ये बी जो है, ये यहाँ के चिपक जाएगा। बस ये प्लस साइन है, ये ध्यान रखना। ये इसके 2 टुकड़े कर दो, सामने साइन और नीचे कॉस। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो आंसर में साइन अपॉन कॉस तो आएगा। और इससे जानकारी निकलवानी है तो इसे अभी छुप जान दो जहां छुपना है, पर इसके टुकड़े मत करो। ये सहारा ढूंढने के लिए इसके साथ चिपक गया और सहारा इसको प्लस सहारा मिल रहा है, प्लस आ रहा है, इसके प्लस साइन भी ध्यान देना है। tan फिर सामने साइन, ये साइन और कॉस और पूरा ये खुद भी, और ये चिपक गया, सहारा मिल गया प्लस। बहुत सारी बातें इसमें हमने याद की। एक वार्निंग ध्यान रख लीजिए कि आपको अपना आंसर अल्फा का या बीटा का थीटा के टर्म्स में देना है। बस आपको सवाल में 3 ही चीजें पता है, ए और बी और टोटल एंगल थीटा। तो आरएचएस में ए और बी और थीटा के अलावा कुछ नहीं आएगा। कभी कभी गलती आपसे हो सकती है कि आप इस एंगल को अल्फा बोल दें या इस एंगल को बीटा बोल दें। आरएचएस में केवल वही जानकारियां आएंगी जो सवाल में बेसिकली आपको दी गई थी, और सवाल में जो आपको जानकारियां दी गई हैं वो है ए और बी और ये टोटल थीटा। तो ये जो आप निकाल रहे हैं, सॉरी, ये जो अननोन है वो है बीटा, तो वो एलएचएस में आएगा। और आरएचएस में हमेशा केवल वही सारे टर्म्स होते हैं जो बेसिकली सवाल में दिए होते हैं, जिनके टर्म्स में आपको आंसर देना होता है। आप बीटा बता रहे हैं तो आपके आंसर में दोबारा बीटा नहीं आएगा, वो एंगल आएगा जो बेसिकली सवाल में दिया था, यानी कि थीटा, राइट। उन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए 1 by 1। Two vectors C and D are inclined at each other, are inclined to each other at 60 degree, and the resultant makes an angle of 30 degree with vector C. ये वेक्टर C है जिसका मैं खाली डायग्राम में मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, और ये वेक्टर D है जिसका मैं डायग्राम में खाली मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन मैंने मार्क कर ली। और ये एंगल इनके बीच में 60 डिग्री है। मुझे ये पता नहीं C और D का क्या रेशियो है, कौन वही निकालना है। D को मैं थोड़ा ऐसे आर्बिट्रेरली थोड़ा बड़ा मान लेता हूँ। इनके बीच में जो एंगल है टोटल वो 60 डिग्री है, जैसे हम थीटा कहते थे ना, वो 60 है, और ये इनका रिजल्टेंट है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो जब ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और किसी भी एक एंगल tan 30 का, मैं tan 30 की बात कर लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ चलो यही ले लेता हूँ कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर C से 30 बना रहा है, तो tan 30 इज इक्वल टू दूसरे वाले का साइन 60 अपॉन D cos 60 प्लस C पूरा का पूरा खुद। ये हो गया, ये इक्वेशन बनाएंगे हम। हमको ये एंगल 30 दिया है और टोटल एंगल 60 दिया है, तो tan 30 इज इक्वल टू पड़ोसी का साइन दूसरे वाले का, C से एंगल दिया है ना, C से एंगल ले रहे हैं तो D के टुकड़े करें, साइन 60 और cos 60।
और ये C वाला नीचे आके पूरा चुक गया। तो बस अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। tan 30 जो है वो 1/√3 है, d sin 60 is √3/2 और d cos 60 is d/2 प्लस c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इनको, इस √3 को ऊपर ले जाता हूं, तो d/2 प्लस c, d/2 प्लस c इज इक्वल टू d इंटू 3/2। ये तो c इज इक्वल टू 3d/2 माइनस d/2 यानी 2d/2 यानी कि d, तो c और d बराबर आ, ठीक है। तो c/d का आंसर है 1। जब हम खाली c/d कह रहे हैं तो हमारा मतलब है उनके मैग्नीट्यूड से। अगर हम ऐसे लिखें तो भी बात वही है, और जबरदस्ती देखने में थोड़ा वो डेंजरस लगने लगता है। हमें तो आपको ये फॉर्मूला एक बार यूज करवाना था कि अगर C से एंगल 30 बन रहा है तो tan 30 इसी को पड़ोसी का साइन पूरा एंगल अपन पड़ोसी का कॉस ऑफ पूरा एंगल प्लस जिससे ये एंगल बन रहा है अब वो उसका पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, उसके टुकड़े नहीं करेंगे, इससे जो भी आपकी इक्वेशन बन जाए, ठीक है। अगर चाहें तो एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर बराबर हैं और ये मैग्नीट्यूड्स भी C और D के बराबर बराबर हैं, तो हम एक ऑब्जर्वेशन कर तो सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, C और D बराबर है ना, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट से एंगल भी बराबर बराबर होगा। एक लाइन लिख दीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स बराबर बराबर हैं then their resultant will be equally inclined to both the vectors। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बराबर एंगल पे होगा, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो रिजल्टेंट से दोनों के एंगल भी बराबर होंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड मार्क द एंगल which the resultant makes with the bigger vector। देखिए पहले मैं ये कंप्लीट कर रहा हूं इसका पैरेललोग्राम, और वेक्टर्स ए और बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से डायगोनल बना रहा हूं, ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का ये एक एंगल है और ये एंगल है, आपको ये एंगल मार्क करना है अल्फा। इस केस में ये पैरेललोग्राम है और ये एंगल मार्क करना है अल्फा। ये छोटा वेक्टर है, बड़ा वेक्टर है मैग्नीट्यूड में, अभी ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका पैरेललोग्राम ऐसा आएगा और ये रिजल्टेंट आएगा, और अभी ये एंगल बनाना है। मैं केवल आपको एक बात ये सिखाना चाह रहा हूं हर बार कि ये देखो, यहां देखो तो एंगल और क्लियर छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बड़े वेक्टर के ज्यादा करीब होता है। लिख दीजिए, यही हमारा इसका कंक्लूजन है, रिजल्टेंट ऑलवेज मेक्स स्मॉलर एंगल विद द बिगर वेक्टर। रिजल्टेंट ऑलवेज मेक्स स्मॉलर एंगल विद द बिगर वेक्टर। अब रिजल्टेंट भी तो वही कहेगा ना जो बड़ा वाला कह रहा है, जहां बड़ा वाला जा रहा है बड़ा वेक्टर, शायद रिजल्टेंट भी वहीं जाएगा। जो बड़ा है उसी को तो जीत होगी, तो जो बड़ा वाला है वो रिजल्टेंट को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, छोटा वाला बेचारा दूर ही रह जाता है रिजल्टेंट से। जो ज्यादा पावरफुल है रिजल्टेंट भी उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी का साथ निभाएगा। रिजल्टेंट बड़े वाले के करीब होता है तो उससे वो छोटा एंगल बनाता है, और इसीलिए हमें समझ में आता है अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो रिजल्टेंट बड़े वाले के तरफ झुक जाएगा, झुकेगा। पर मान लो दोनों बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, तो फिर तो रिजल्टेंट दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। अगर एक छोटा होता और एक बड़ा होता तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ झुक जाता। अब दोनों इक्वल हैं तो फिर रिजल्टेंट न्यूट्रल प्ले करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, वरना वो इसका साथ निभा रहा था, अब वो बीचों बीच रहेगा। फिर से लिख दीजिए, when two vectors are equal in magnitude, the resultant is along their angular bisector। When two vectors are equal in magnitude,
द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अलोंग देयर एंगुलर बाइसेक्टर, उनके ठीक बीचों बीच होगा ना, दोनों से बराबर एंगल बनेंगे ना। द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अलोंग देयर एंगुलर बाइसेक्टर। पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे ये कहा था कि दो वेक्टर्स हैं, एक सी है और एक डी है, और उनका टोटल एंगल 60 है और रिजल्टेंट सी से 30 डिग्री बनाता है। तो अगर रिजल्टेंट सी से 30 बनाता है तो इससे भी 30 बनाता है। तो अब हम बड़ी आसानी से पहचान रहे हैं कि रिजल्टेंट दोनों से बराबर एंगल बना रहा है, तो दोनों बराबर वेक्टर्स हैं, सी बाई डी का रेशियो बना जाएगा। अब वो हमारे लिए पहचानना आसान हो गया। सो नेक्स्ट, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड है p, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको सॉल्व करने का एक तो है फॉर्मूला मेथड, इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। वो जो फॉर्मूला मेथड है ना, उसे आपको बुक्स में एनालिटिकल मेथड के नाम से मिलेगा, और वही सबसे बढ़िया है क्योंकि उसमें हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अभी तो क्या है, उसने सबसे ये कहा है कि वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड भी p है, और वेक्टर b जो है इसका मैग्नीट्यूड भी p है। जो हम लोगों को निकालना है, हमारे को निकालना है वेक्टर r, वो है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा। तो ये अब a का मैग्नीट्यूड है p, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2pp cos थीटा। तो हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। तो हो जाएगा 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। और यहां फिर हम लोग यूज करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो ये बताता है कि जो cos 2 थीटा होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे साइन वाला टर्म अगर ना चाहूं, ये ट्रिग्नोमेट्री में अलग से पढ़ेंगे अगर अभी आपको नहीं आता है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब हाफ एंगल की बात आ रही है, अगर इसको मैं आधा कर दूं तो ये भी आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, सिर्फ ये थीटा को आधा लिखेंगे, इस पूरे के नीचे आधा नहीं लिख देंगे, माइनस 1। इसलिए 1 प्लस cos थीटा को ये लिखा जा सकता है, ये हम यहाँ लिख रहे हैं। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है, शायद पढ़ा हुआ हो आपने। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ढक ले दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ताकि सारे cos के टर्म्स आ गए, और फिर 2 थीटा की जगह थीटा लिख दिया, तो ये वाला थीटा भी आधा हो जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये रूट के बाहर आके 2 और 2, ये आंसर बन जाएगा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है, तो ये 2 और 2 आके रूट हो गया 2, बाहर के p स्क्वायर का रूट आ गया बाहर p, और cos स्क्वायर थीटा भी हो गया cos थीटा बाय 2। ये अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, इनके बीच में क्योंकि एंगल थीटा है इसलिए मैंने इक्वल वेक्टर्स तो नहीं कह सकता, इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड मान लीजिए p है और आपको a प्लस b निकालना है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर आपको याद कर लेना चाहिए 2p cos थीटा बाय 2। मेरे हिसाब से देट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये स्टेप्स पर ध्यान ना दें, इस समय डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट। और ये रिजल्ट हम सुपर पोजिशन मेथड से ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, उसे रिवाइज करते हैं। यही क्वेश्चन हम सुपर पोजिशन मेथड से कर रहे हैं। सुपर पोजिशन मेथड, ये वेक्टर ए है और मैं मान लेता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायग्राम में तो डायरेक्शन दिखानी चाहिए और मैग्नीट्यूड दिखाना चाहिए, वेक्टर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो उसके बाद उसको वेक्टर रूप में डायग्राम में ना लिखें। डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया, पूरा वेक्टर हो गया। ये वेक्टर ए है, इसी तरह ये वेक्टर बी है और इसका भी मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने,
हाँ, मुझे याद दिलाना हो कि कौन वेक्टर ए और कौन वेक्टर बी है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, पर इनकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखा तो रहे हैं। अब इनके बीच में टोटल एंगल थीटा है, तो ये एंगल θ/2 है और ये एंगल θ/2 है। मैंने इस तरह से इनको चूज किया है, टोटल इनके बीच में एंगल थीटा है। अब क्या हुआ, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, इधर आएगा p cos θ/2, इधर आएगा p sin थीटा, सॉरी p cos θ/2। मैं वेक्टर a को ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर a है p sin θ/2 और ये डायरेक्शन है i कैप और ये है p cos θ/2 j कैप, ये वेक्टर a है। और मैं वेक्टर b को लिख सकता हूं, इधर आएगा p sin θ/2 माइनस i कैप प्लस p cos θ/2 j कैप। और मुझे वेक्टर a प्लस वेक्टर b ऑब्टेन करना है। अगर i और j आपने चिपका दिए तो ये वेक्टर है, ये i और j चिपका दिए तो ये वेक्टर की बात चल रही है, तो इसका आंसर आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस i कैप और प्लस i कैप। हमें तो दिख भी रहा है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बस ये वाले कंपोनेंट जिंदा बचेंगे। ये इधर कोने में cos और साइड में साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 2p cos θ/2 j कैप। अगर हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम खाली a प्लस b के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका आंसर है 2p cos θ/2। और अगर ये इक्वल वेक्टर्स थे, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, तो हमें उम्मीद तो थी ही कि रिजल्टेंट जो है वो इनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, इसीलिए हमने इनके दोनों एंगल आधे आधे ले लिए थे। अब रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ रहा है, हमें बड़ी आसानी से दिख रहा है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इसको भी अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आपसे धीरे धीरे हो ही जाएगा। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, दोनों के ये कंपोनेंट ऐड हो गए, तो आंसर हो गया 2p cos θ/2। अब आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, उस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको कि 1 + cos θ क्या होता है, cos 2 θ का फॉर्मूला क्या होता है। डेफिनेटली ये फार बेटर मेथड है, यूजुअली फॉर्मूला बेटर मेथड होता है, पर ये रेजोल्यूशन तो आपको सीखना ही सीखना है। ये सारे डिस्कशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाएगा आपके पास, इसको ही बढ़ावा दीजिए, इसे सीखिए। आंसर याद भी कर लीजिए कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट उनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग है, और उसका आंसर है 2p cos θ/2। cos को ध्यान रखिए। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको वो x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले लिया था, हम दोनों वेक्टर्स को। आप तो ये जनरल ले सकते हैं कि साहब ये एक वेक्टर p है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये एक वेक्टर ये p है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है। सपोज ये हमने सपोज बराबर दिखाए हैं और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि यार अगर वेक्टर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट उनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। इसलिए मैं एक ये डायरेक्शन ले लेता हूँ और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस कह सकते हैं, नहीं तो कोई नाम मत दीजिए। x और y आपकी मर्जी के हो सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ θ/2 है और ये एंगल ऑफ θ/2 है। अब आपको पता है कि इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और हमें अब बस आंसर देना है कि यहाँ वाला जो कंपोनेंट है वो 2p cos θ/2 आ रहा है, उसका आंसर देना है। डायरेक्शन हमें डिफाइन नहीं करनी है, आर्बिट्रेरली कहीं भी ले लीजिए। टोटल एंगल थीटा है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग है, तो मैंने एंगल आधे आधे ले लिए और फिर इन्हें रिजॉल्व कर लिया। हमें बोलना है कि इनके ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन के पैरेलल है वो कैंसिल हो जाएंगे और इस डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसी के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल केसेस अभी अभी हमने पढ़ा r = 2p cos θ/2, और ध्यान रखना है इसे 2p cos θ/2 ऐसा नहीं लिख देना, ये थीटा ध्यान से सिर्फ थीटा को आधा करना है, ये आप ध्यान रखना। ओके, इस वाले ध्यान रखना, सिर्फ थीटा को आधा करना है, वरना तो 2 हमेशा कैंसिल हो ही जाते हैं। तब इसमें पहले मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके बीच में थीटा 60 डिग्री है, तो r का मैग्नीट्यूड आएगा
कोई वो नाटक नहीं किया ना मैंने वो डंडियों का और एरो का, तो ये मैग्नीट्यूड है सिंपल 2p और cos 60 का आधा 30 और cos 30 का ये ऐसा ग्राफ बनता है और cos 30 की बड़ी वाली वैल्यू आएगी तो आएगी √3/2, तो आंसर आएगा p√3। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं मतलब मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हैं और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट अगर ये भी p है और ये भी p है और ये टोटल एंगल 60 है तो आंसर आता है p√3। और कहाँ आएगा? दोनों वेक्टरों से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा। याद अगर ये कर लें, बस ये याद कर लें। इसी तरह सेकंड केस है, मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तब तो आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री से रिजल्टेंट यहाँ आएगा जो हो जाएगा 2p cos 90 का आधा 45, तो हो जाएगा 2p × 1/√2, जो हो जाएगा p√2। अगर ये p है और ये p है तो मैं तो √p² + p² से भी यही निकालता, पाइथागोरस थ्योरम। कोई और एंगल होता है तो यहाँ एक और टर्म आता है, वरना पहले तो यही आता है। और तो अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा इनका रिजल्टेंट आएगा p√2। p और p बढ़ के p√2 हो जाएंगे। पहले ये √3 थे, अब ये √2 हो गए। ऐसे ही मैं थर्ड केस देखता हूँ। थीटा जो है मान लीजिए 120 डिग्री है। अगर थीटा 120 डिग्री है तो r है 2p cos 120/2 यानी 2p cos 60। और cos का ग्राफ ऐसा होता है, cos 60 की वैल्यू कम आएगी तो रिजल्टेंट हो गया 2p और cos 60 है 1/2 तो रिजल्टेंट हो गया p। अगर ये एक वेक्टर है p और ये एक वेक्टर है p, ठीक है, इनमें एंगल है 120, इनके मैग्नीट्यूड है बराबर और एंगल है 120। तो जो पैरेललोग्राम से भी मैं देख रहा हूं ये रिजल्टेंट आएगा। अब अगर टोटल एंगल 120 था तो ये 60 और ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए दोनों। ये तो अगर इक्विलेटरल रिजल्टेंट तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग ही आएगा। टोटल एंगल 120 था। अब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये भी p है। अगर ये p है तो ये भी p है और ये तो p है ही है, फिर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो रिजल्टेंट ऐसे में p के बराबर तो आ ही रहा है, और एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग आ रहा है। और फोर्थ केस हम चलो ले लेते हैं, थीटा 180 डिग्री है। अगर थीटा 180 डिग्री है तब तो रिजल्टेंट 0 आएगा ही। वो रिजल्टेंट हो जाएगा 2p cos 90 और cos 90 होता है 0। ठीक है, जैसे जैसे दो वेक्टरों के बीच में एंगल बढ़ता जा रहा है रिजल्टेंट छोटा होता जा रहा है। पहले तो p√3 था, फिर p√2 हुआ, फिर खाली p हुआ और फिर ये 2p cos 90 0 हो गया। हम इस चीजों की समरी बना देते हैं। अगर एंगल 0 डिग्री है p और p के बीच में तो आंसर आएगा 2p। अगर एंगल 60 डिग्री है p और p के बीच में तो आंसर आएगा p√3। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री दिखा दिया तो p√3 से घट के p√2 हो जाएगा। अगर एंगल 120 डिग्री है तो ये p हो जाएगा। ये एंगल 0 डिग्री पे कहानी थी। अगर दो मैग्नीट्यूड में बराबर है p और p और एंगल 0 है तो 2p, फिर एंगल 60 है तो p√3, एंगल 60 है तो p√3, एंगल 90 है तो p√2 और ये पूरा एंगल अगर 120 है, तो रिजल्टेंट खाली p आएगा। ये 120 वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 180 डिग्री पे है तो आंसर 0 आएगा। ये 180 डिग्री पे ये यही आएगा 0, तो 180 डिग्री पे ये आंसर यहाँ हो गया 0। ये समझे, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट जनरल रिजल्ट ये है 2p cos θ/2 और स्पेशल केसेस ये हैं। याद रहेंगे अगर तो फायदा तो बहुत मिलेगा।
Next, if resultant of two vectors of equal magnitude is equal to either of them, then what is the angle between them? ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस रिजल्ट को आप याद ही कर लीजिए, पिछले मेडिकल्स में आपको बहुत काम आएगा। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है वेक्टर्स इक्वल हैं, मान लीजिए वेक्टर p है, इसका मैग्नीट्यूड भी x है, और एक वेक्टर q है और उसका मैग्नीट्यूड भी x है, और कहता है रिजल्टेंट b जो है उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो x ही है। तो मुझे r स्क्वायर के बारे में फॉर्मूला पता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये सिंपल फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो हमारे इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तब तो ऐसा लिखते, वेक्टर फॉर्म में लिखते तब तो ऐसा लिखते, और मैग्नीट्यूड खाली ले रहे हैं तो सिर्फ ये लिख रहे हैं। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xx cos थीटा। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, ये 0 है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और अगर cos थीटा -1/2 होता है तो थीटा यहां से देखते हैं, cos का ये ग्राफ होता है, यहाँ cos -1 आता है, cos का ये ग्राफ है, तो यहाँ ये 90 डिग्री है, -1/2 करीब यहाँ रहा हो, 90 से थोड़ा सा बड़ा, और 90 से थोड़ा सा बड़ा यानी ये 120 डिग्री है। 120 डिग्री वाला केस हमारे लिए बड़ा स्पेशल है। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट भी इन्हीं के बराबर आता है। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और उनका सम, वेक्टर सम, इनके मैग्नीट्यूड बराबर आते हैं अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 होता है। बड़ा ही यूजफुल केस है। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, जो कि मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, टोटल एंगल a और b के बीच में थीटा है। तो पहले तो आपको cos थीटा निकालना है, और फिर उसको यूज करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है। उसको यूज करते हुए a प्लस b का मैग्नीट्यूड बताना, डायरेक्शन की इसमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो। अगर कहता है a और b का रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है तो शायद इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, ये a है और ये रिजल्टेंट है, और अगर ये रिजल्टेंट है तो मतलब फिर b कहीं यहाँ होगा शायद, क्योंकि रिजल्टेंट तो दोनों के कहीं बीच में आता है। रिजल्टेंट के एक आजू चलता है, एक बाजू चलता है, रिजल्टेंट कहीं बीच में आता है। अगर ये a है और ये रिजल्टेंट है तो ये b है। डायरेक्शन मार्क करी थी, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखता। वेक्टर फॉर्म में इन्हें कायदे से तो नहीं लिखना चाहिए जो आप इनकी डायरेक्शन मार्क कर चुके हैं। और अब ये थीटा ले लेते हैं, ये थीटा नहीं है, ये 90 है, ये 90 है, और ये टोटल एंगल थीटा। और क्योंकि उसने मुझे 90 की जानकारी दी है तो मैं ये बोलूंगा 1090, ये एंगल ए से बन रहा है तो ये पड़ोसी का साइन, दूसरे वाले के दो टुकड़े कर दिए, और 10 के फॉर्मूले में ऊपर साइन और नीचे कॉस आएगा ही, और इससे पूछ रहे थे हम, तो ये छुप गया जाके यहाँ नीचे प्लस में, ये 1090 है। अब 1090 होता है इंफिनिटी यानी 1/0, 1/0 इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a। अब आप इन्हें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b cos थीटा प्लस a हो जाएगा 0, तो b cos थीटा हो जाएगा -a, यानी cos थीटा हो जाएगा -a अपॉन b। दिस इज द आंसर। cos थीटा हो जाएगा -a/b। इस स्टेप को अपन यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद b cos थीटा है -a, तो cos थीटा उन्होंने मांगा था वो हो गया -a/b। ये हमारा पहला आंसर हो गया। 1090 की इक्वेशन लिख दीजिए उठा के, क्योंकि वेक्टर ए से उसने रिजल्टेंट का एंगल 90 बताया है, और अगर रिजल्टेंट इधर है और एक इधर वेक्टर है तो दूसरा उस तरफ होगा, एक आजू और एक बाजू। रिजल्टेंट के आजू बाजू चलते हैं दोनों कंपोनेंट्स उसके। अगर ये रिजल्टेंट है तो उसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है,
लोग ने एंगल निकाल लिया है, अब हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट। पार्ट सेकंड के लिए जो रिजल्टेंट है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर्स हैं, मुझे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो ए ले रहा हूं मैं, ये ए और ये बी है, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सबसे मेन जानकारी तो ये थी cos थीटा की, जो कि माइनस ए बाई बी आ रही है, ये बी और बी कैंसिल हो गया, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, ये आंसर आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है आर का। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, सेकेंड आंसर ये है। ठीक है, यहां तो मैंने पार्ट ए निकलवा लिया, क्वेश्चन में वो सीधे ये मांगेगा। अगर वो सीधे रिजल्टेंट मांग रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा कि मैं दोनों वेक्टरों के बीच में टोटल एंगल कैसे निकालूं। वो पार्ट ए नहीं पूछेगा आपसे, सीधे ये मांगेगा, तो आपको पहले दिमाग लगाना ही है कि कहीं अगर उसने रिजल्टेंट मांगा है तो आपको टोटल थीटा कहीं ना कहीं से निकालना है, या कॉस थीटा या टेन थीटा, कुछ तो निकालना। उसने इंफॉर्मेशन दी थी तो मैंने सीधे 1090 का फॉर्मूला लिख दिया। 1090 से पड़ोसी का साइन अपन पड़ोसी का कॉस प्लस नीचे खुद। परपेंडिकुलर का नाम आते ही हमें यहाँ एक दिमाग में बात और आ सकती है, और वो है कि पाइथागोरस थ्योरम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाइथागोरस थ्योरम से हम कर तो सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है, कोई एक कुछ तो भी एक परपेंडिकुलर है, तो आप उसका एक ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। परपेंडिकुलर के नाम पे अगर आप कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है तो आप उसका एक ये जरूर बना दीजिए। ये ए है, ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी हो गया, और अब मैं इसका ये वाला ट्रायंगल बना लेता हूं, मैं इसका पूरा पैरेललोग्राम भी बना लेता हूं। सपोज ये ए है, जो ए छोटा बोला बताया था ना, उसने छोटा बताया भी था, बी बड़ा है। अब यदि ये ए है तो ये भी ए है, और इस ट्रायंगल में ये आर है, ये भाई ये 90 डिग्री है। अगर ए और आर परपेंडिकुलर है, ये 90 है तो ये भी 90 है। अगर आप कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं तो बढ़िया पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आप लिख दीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस आंसर आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात खत्म। पर हमें सीखना तो यही मेथड है। पहले हमें यही सीखना है कि टेन बीटा का फॉर्मूला लगाएं, फिर उससे cos थीटा निकालें, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूले को ही सीखना है। ये तरीके इस सवाल में तो लग गए, पर ज्यादातर इफ यू वांट टू डेवलप द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स, इसी मेथड पे ज्यादा ध्यान दें। दीज आर अल्टरनेटिव एंड वेरी इंटेलिजेंट मेथड्स, और एग्जाम में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी हमें यही चैप्टर सीखना है। ये बात समझ जाइए कि अगर 90 डिग्री एक एंगल है तो आप उसका राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाइए और पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं जरूर लगाइए। चलिए हम पढ़ रहे हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। बेसिकली अब मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। इसी को मैं अब रिजल्टेंट कहूंगा। रिजल्टेंट का हमेशा मतलब ये नहीं है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जनरली वैसे वही होता है। वो प्रोसेस डिफाइन करेंगे कि आप किसे रिजल्टेंट कहिए। जो दो वेक्टर मिलके कर रहे हैं गिवन एंगल पर, वही कोई एक वेक्टर कर दे तो वो रिजल्टेंट होता है। अभी मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अगर हम इसे कहने को, तो इसे ऐसे कह सकते हैं, ये अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड से, ट्रायंगल मेथड से ही करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है कि रिवर्स वेक्टर बी एंड ऐड इट टू वेक्टर ए। माइनस बी मतलब रिवर्स ऑफ बी। यदि ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर माइनस बी है, यदि ये वेक्टर बी है तो ये माइनस बी है। ठीक है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मैंने इसे वेक्टर बी कह दिया था तो इसके रेफरेंस में मुझे इसे
माइनस बी कहना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तो ये नहीं चाहता कि जिसकी आपने डायरेक्शन दिखा दी हो उसके आगे आप ये लिखिए। अगर आप डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं तो हमारा ये मतलब है कि इसके ऑपोजिट। पर अगर आप जिसका ये वेक्टर बी ये है तो ये ऑब्वियसली माइनस वेक्टर बी ये है। हम तो डायग्राम में इसे भी बी लिखना चाहेंगे। डायग्राम में अगर मैं डायरेक्शन दिखा देता हूं तो फिर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है और वो भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। डायरेक्शन में वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, किताबों में लिखा जाता है, इसलिए आप भी ऐसा लिख लेंगे। और न्यूमेरिकल्स में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको इसकी वैल्यू को दोबारा माइनस नहीं लेंगे, आप बस डायरेक्शन इसकी दिखाएंगे और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से एंगल लेंगे। एनीवे, अगर हमें अब अगर सपोज मे बी वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है और मुझे ज्योमेट्रिकल मेथड से ट्राइंगल बना के रिजल्टेंट निकालना है ए माइनस बी का, तो ए को तो यहीं रखिए, बी को रिवर्स कर लीजिए, ये बी का रिवर्स है। और इसी डायग्राम में इसी पेज पे अगर आपने इसे वेक्टर बी कहा है तो आप इसे वेक्टर बी नहीं कह सकते, इसलिए आपको इसे माइनस वेक्टर बी कहना तो पड़ेगा, क्योंकि ये भी वेक्टर बी है और ये भी वेक्टर बी है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसे माइनस वेक्टर बी कहना तो पड़ेगा। पर हम कैलकुलेशन में नहीं कभी भी इस माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बस अब तो आप ये these two vectors are in same order, so the third side of the triangle taken in the opposite order represent the resultant both in magnitude and direction। इसको रिवर्स कर दीजिए, डायग्राम में इसे माइनस बी लिख दीजिए, कैलकुलेशंस में हम इसे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन दिखा चुके हैं और ट्राइंगल लॉ से तो फिलहाल ये रिजल्टेंट आ गया। रिवर्स बी एंड ऐड इट टू ए, ये इसका ज्योमेट्रिकल मेथड है जो कि ज्यादा कठिन पड़ता है और हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। एक तो हो गया ज्योमेट्रिकल मेथड, तो दूसरा हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड, मतलब हमारा उससे एक्चुअली फॉर्मूले से ही। सपोज ये वेक्टर ए है और मे बी ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ध्यान रखिए। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो यदि वो वेक्टर बी है तो ये वेक्टर माइनस बी है। अब मैं इसे यदि इसको बी लिख रहा हूँ तो इसे भी बी लिख तो नहीं सकता, तो मजबूरी में मैं ऐसा लिख देता हूँ ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर में ही लिख देता हूँ और ये माइनस वेक्टर बी। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ए माइनस बी का मतलब है ए प्लस माइनस बी। अब आप इन दोनों का एंगल रिजल्टेंट निकाल लीजिए और इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए अब आपके पास ये तरीका है, आप इसका मैग्नीट्यूड लीजिए जो कि ए है और इसका मैग्नीट्यूड लीजिए जो कि बी है और प्लस 2ab। और अब ये वाला एंगल ले लीजिए cos 180 माइनस थीटा, बस इसका मैग्नीट्यूड। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, इनका वेक्टर सम निकाल रहे हैं, इनका वेक्टर सम निकाल रहे हैं। इसकी डायरेक्शन के पलटे जाने का असर चेंज एंगल में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हम दोबारा यहाँ माइनस कहीं नहीं लिखेंगे। अब हम बी को दोबारा कहीं माइनस नहीं लिखेंगे, बट जो चेंज एंगल है, नया एंगल है, वो ले लेंगे। हमारा ये कहना है कि इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग अ वेक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन इट्स चेंज्ड एंगल। आपने बी को रिवर्स किया तो एंगल भी तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो गया। So no vector will now be written with negative sign in calculation of magnitude of a minus b। अब दोबारा हम कोई नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे, इसके रिवर्स किए जाने का असर, इसके रिवर्स किए जाने का असर चेंज एंगल में इंक्लूड हो चुका है। और जो cos 180 माइनस थीटा होता है, ये cos 180 होता है, करीब यहाँ cos 180 माइनस थीटा आएगा, ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, आंसर तो माइनस में आएगा। तो जो आंसर आएगा रिजल्टेंट का a square plus b square और ये cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो आंसर आ जाता है माइनस 2ab cos थीटा। बस हमें तो केवल यही ध्यान रखना है, थीटा बेसिकली वो एंगल है जो a और b के बीच दिया है। ये ध्यान रखना, थीटा हमेशा वो एंगल होता है जो a और b के बीच देते हैं। डेरिवेशन के ये स्टेप्स थे, और अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप ये सारी बातें भूल ही जाए तो अच्छा है, 180 माइनस थीटा वाली। आप तो ये ध्यान रखिए कि बस एक जगह आप यहाँ केवल माइनस रखेंगे, बस बी में कहीं माइनस नहीं रखेंगे। बी अब माइनस नहीं रखा जाएगा,
बी के माइनस किए जाने का असर यहाँ इंक्लूड हो चुका है। अब मैग्नीट्यूड का वैसे भी मतलब ही होता है विद पॉजिटिव साइन, तो बी को आप नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखेंगे। हाँ, लिखने के लिए हम लोग इसे ऐसा भी लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। लिखने के लिए यूज इसको करना है, जब आप खाली खाली एरो रहता है, इस पे खाली एरो रहता है तब यह काम सिंपल नहीं है, और जब ये आपने साइड में डंडे लगा दिए ना तब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर ये डंडे भी लगा दिए तो आपने इसका असर खत्म हो गया, अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब आप जब इसका यहाँ ये डंडे लगा दिए आपने वर्टिकल वाले, तो बस अब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रही है आप, अब इसका मॉड ले रहे हैं, और बी का मॉड मतलब बी की पॉजिटिव वैल्यू, एक ही जगह माइनस आएगा, दोबारा यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रख लीजिए। हमारी तो समरी ये है कि अगर हम ये निकाल रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर हम a माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो बस कुछ नहीं, एक जगह माइनस लिखेंगे, यहां पर केवल माइनस 2ab cos थीटा, बात खत्म। ध्यान रहे कि आप चाहे a प्लस बी निकाल रहे हैं, चाहे आप a माइनस बी निकाल रहे हैं, थीटा जो है वो a और b के बीच का ही एंगल है, ये माइनस बी। आप चाहे a प्लस बी निकाल रहे हैं, चाहे आप इन दोनों का सम ले रहे हैं, जो थीटा दिया है वो बेसिकली सवाल में हमेशा a और b के बीच का दिया है, बस इतनी कहानी रहे। फॉर्मूला केवल आप ये ध्यान रख लें, बाकी सारी डेरिवेशन भूल जाएं। नेक्स्ट, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी p है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी p है। मुझे इनकी एक्चुअल डायरेक्शंस का स्पेस में कुछ पता नहीं है, कहीं भी हो सकता है। आपको a माइनस बी निकालना है और आपस में a और b के बीच में एंगल थीटा। वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आया था 2p cos थीटा बाय 2। सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए पहले हम फॉर्मूला मेथड कर लेते हैं। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस चाहिए तो माइनस 2ab cos थीटा, जो हो गया फॉर्मूला मेथड। ए को भी मैं p लिख रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2pp cos थीटा, हो जाएगा अंडर रूट 2p स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, और जो 1 माइनस cos थीटा होता है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 2p स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा रहेगा ये यहाँ पर। इसका आंसर आ जाएगा r के मैग्नीट्यूड का आएगा अंडर रूट 2p स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस cos थीटा होता है इसे अभी हम पढ़ेंगे, तो हो जाता है 2 एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वाले ये इसमें गलती ना हो जाए इसलिए एक ब्रैकेट में रखता हूं मैं। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 2p, 2 और 2 4 हो गया, रूट में आके बाहर 2 हो गया, p स्क्वायर का p हो गया, और ये हो गया साइन थीटा बाय 2। ये आंसर है, ये इनके वेक्टर a माइनस वेक्टर b का आंसर। अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो उनका जो वेक्टर डिफरेंस है वो 2p sin थीटा बाय 2 होता है, जहां थीटा उनके बीच में आपस में टोटल एंगल है। देखिए यहाँ एक बार फिर मैं इसको थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। cos 2 थीटा को जल्दी ही आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। अब सपोज मुझे यहाँ से ये हटाना है, सपोज ये हटाना है, cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा।
अब अगर मैं इनके हाफ एंगल के टर्म्स में चले जाऊं तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ये 2 थीटा की जगह मैं 2 खाली थीटा लिख रहा हूँ, एंगल को आधा कर रहा हूँ, तो एंगल को आधा कर रहा हूँ तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने वही किया है, इस 1 माइनस cos थीटा को, इस 1 माइनस cos थीटा को 1 माइनस cos थीटा को हमने 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा। ये इसका आंसर है फिलहाल, ठीक है। इसका अब हम पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन मेथड। तो काफी डेवलप करिए। मैं कहीं भी बना लेता हूं वेक्टर ए और कहीं भी बना लेता हूं वेक्टर बी। बस ये जो वेक्टर ए है इसकी भी लेंथ पी के बराबर है, और ये भी जो वेक्टर बी है इसकी भी लेंथ बराबर है। टोटल एंगल थीटा, टोटल एंगल थीटा। तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा भी कुछ होगा। ये थीटा बाय 2 है और ये थीटा बाय 2। अब एक्चुअली मुझे ए तो ठीक है, मुझे बी को रिवर्स करना पड़ेगा। मैं ये भी बना लेता हूँ, ये बना लिया तो मैं ये भी बना लेता हूँ। मैं भी इसे एक्स एक्सिस कह लेता हूँ, इसे वाई एक्सिस कह लेता हूँ, हालांकि नाम देने की जरूरत भी नहीं है। अपने को ये तो पता है कि अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये वेक्टर बी है, अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, टोटल एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट मुझे कहीं ना कहीं मतलब उनका सिमेट्री का फायदा उठाने के लिए एंगुलर बाइसेक्टर बनाना तो पड़ेगा। अब माइनस बी बनाना है मुझे, यदि ये बी है तो ये माइनस बी है। डायग्राम में मुझे मजबूरी में, चूंकि एक ही डायग्राम में इसे बी दिखाया है तो इसको बी नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इसको माइनस बी दिखा रहा हूँ। ये माइनस बी हो गया। तो अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, मुझे इन लोगों का रिजल्टेंट चाहिए। अब मेरा सारा ध्यान इन पे केंद्रित है, इसमें से मेरा ध्यान हट चुका है। मैं इसे मिटा भी सकता हूँ अगर ये मेरा फोकस बिगाड़ रहा है तो। अब ये एंगल थीटा बाय 2 है और इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल थीटा बाय 2 है। अब सिर्फ आप ए को देखिए और माइनस बी को देखिए और कहीं मत देखिए। अब ए का एक्स कंपोनेंट और ये इस वाले का जो एक्स कंपोनेंट है तो ये एक्चुअली पी, ये एक्चुअली है तो पी, ये भी पी है। तो आप जानते हैं कि इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस नहीं है, ये p है बस। इस डायरेक्शन में p को माइनस वेक्टर b कह रहे हैं और इस डायरेक्शन में p को वेक्टर b कह रहे हैं। तो यही लिख दीजिए, आपके x कंपोनेंट ऑफ बोथ गेट एडेड अप। इसका x कंपोनेंट इधर एक कोने में cos आएगा, इधर sin आएगा, तो ये p sin थीटा बाय 2 और इस वाले का p sin थीटा बाय 2 ये ऐड हो जाएंगे। इस वाले का p cos थीटा बाय 2 और इस वाले का p cos थीटा बाय 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। x component of both get added up and y component of both cancels. So the resultant is now 2p sin theta by 2. जो आंसर है वो है अब रिजल्टेंट 2p sin theta by 2। मतलब अगर a इज इक्वल टू बी, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आता है 2p cos थीटा बाय 2 और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आता है 2p sin थीटा बाय 2। याद कर पाए तो अच्छा है, कहीं कहीं बेनिफिट मिल सकता है, और नहीं तो बस उसको डिराइव करिए। ये वाले मेथड से बार बार डिराइव करिए, सुपरपोजिशन मेथड से बार बार डिराइव करिए। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों पी हैं, तो उनका जो वेक्टर सम है उसका ये आंसर आता है, सम में कॉस आता है, और वेक्टर डिफरेंस में ये आता है। रिजल्ट ध्यान रख लें और सुपरपोजिशन मेथड से उसे बार बार डिराइव करते रहें। इट इज रियल फन एंड ह्यूज एंजॉयमेंट इज गोइंग टू गिव यू। नेक्स्ट, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर 1 है, दूसरा भी 1 है, और उनका रिजल्टेंट भी 1 है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। वेक्टर सम पढ़ा था अभी हमने, इक्वल, जो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल थे और जो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है उन्हीं के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। उसने कहा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 1, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है सम का, इनका जो a प्लस बी आ रहा है
वो भी है 1। तो ये तो हमें स्पेशल केस पता है कि इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ द वेक्टर्स द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो अगर मैं इस बात को डायरेक्ट यूज करूं तो शायद ये केस है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। और अगर मुझे अब a माइनस भी निकालना है, a माइनस भी निकालना है, तो वो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। अगर ये एंगल 120 डिग्री था तो ये एंगल 60 डिग्री। अब आपको सीधे 1 माइनस 1 नहीं करना है, 1 माइनस 1 0 नहीं देना है, आपको वेक्टर डिफरेंस निकालना है। पर इनके 1 और 1 के बीच में एंगल है, ये 1 और 1 ऐसे नहीं है, ये 1 और 1 के बीच में ये एंगल से। मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट जानता हूं कि अगर a b और b भी बराबर है और रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर है तो उनका एंगल होता है 120। अब मुझे निकालना है a माइनस b, तभी हो जाएगा एंगल 60। और फिर तो ठीक ही है, अब तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट 1 ही आएगा। ठीक है, इसी बात को पूरी की पूरी तरह हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। हम बोलते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 1 into cos थीटा। अब जब उन्होंने मुझे ये बताया है कि इनका सम जो है वो यूनिट वेक्टर है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये थीटा जनरल ले लिया मैंने, ये थीटा जनरल ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर मुझे याद नहीं आ रहा कि इस केस में आंसर 120 डिग्री होता है तो मैंने उठा के सॉल्व कर लिया, और फिर दोबारा मुझे समझना पड़ेगा कि भाई ए और बी में एंगल 120 है। तो अब ये एंगल, ये माइनस बी होगा, मुझे माइनस बी चाहिए, बी को रिवर्स करके ए में ऐड करना है। तो अब मुझे उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 है और जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो अब मैं उठा के मैं ये वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 into 1 into cos जो भी नया एंगल है, नहीं नया एंगल नहीं लेना, सॉरी नया एंगल नहीं लेना, नया एंगल ले लेंगे तब तो सिंपल वेक्टर सम ही ले लीजिए, पुराना ही एंगल डालिए। ये जरा बड़ा ये गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं माइनस ले रहा हूं तो मुझे ए और बी के बीच में ओरिजिनल डिफरेंस चाहिए, ओरिजिनल एंगल चाहिए, ये ध्यान रखिए जरा। मैं ए माइनस भी निकाल रहा हूँ, मुझे इनके बीच का ओरिजिनल एंगल चाहिए। cos 20 आएगा 120 आएगा -1/2, तो ये आ जाएगा +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 -2 into -1/2, तो हो जाएगा +1, तो आंसर आ जाएगा √3। अगर a प्लस b के a और b का रिजल्टेंट 1 है तो इनके बीच में एंगल 120 है, माइनस b के बीच में एंगल 60 होगा। पर अगर आप फॉर्मूला मेथड लिख रहे हैं ना, अगर आप फॉर्मूला मेथड लिख रहे हैं तो आप ये नया -b को बनाइए ही मत। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो -b को डायग्राम में बनाइए ही मत, नहीं तो आप इनके बीच का एंगल ले लेंगे, आपको एंगल इनके बीच का ही चाहिए। खाली ज्योमेट्रिकल मेथड से अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड से कर रहे हैं, तो आप इसको -b मार्क करिए और बोलिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। और अगर आप फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हैं तो आप डायग्राम में -b मार्क मत करिए। और हमारे पास तो इनका ये भी मेथड है, अगर हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं कि 2 into 1 into cos θ/2 की वैल्यू है 1। उससे बोला है दो यूनिट वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट आता था ना 2p cos θ/2, और वो पूछ रहा है 2 into 1 into sin θ/2 क्या, ये निकालना है। आप इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपके पास x का आंसर आ जाएगा √3। दो यूनिट वेक्टर्स हैं, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका सम 1 है। वो कह रहा है 1 + 1 1 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ, वेक्टर 1 + वेक्टर 1 1 हो सकता है, 1 + 1 तो 1 होता ही नहीं है, इसलिए 1 - 1 0 नहीं होगा। अगर वेक्टर सम इनका 1 है तो वेक्टर डिफरेंस 0 नहीं होगा। 1 और 1 का वेक्टर डिफरेंस केवल इस समय 0 हो सकता है, पर अभी जो आपको निकालना है वो एक्चुअली ये है, ये है, और इनका रिजल्टेंट 0 नहीं है। अब वो आंसर बड़ा आ जाएगा, √3 आ जाएगा। जब दो वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल हो गया ना, तो आंसर बड़ा आता है। तो लिख दीजिए when two equal vectors, इक्वल की जरूरत नहीं है, जनरल बात करना चाहते हैं। when two vectors have obtuse angle between them,
then resultant is smaller than the bigger of the two. If two vectors have obtuse angle between them, एक ये है मान लीजिए और एक ये है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो बड़े वाले से छोटा आएगा, ये स्मॉल है ये बिग है, रिजल्टेंट जो आएगा वो बड़े वाले से छोटा आएगा। एक्चुअली इफेक्टिवली ये है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इफेक्टिवली ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि मैं क्या करूंगा ना, इसका एक कंपोनेंट यहाँ लूंगा, ये वाला कंपोनेंट इसको माइनस करे, तो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा पर एक कंपोनेंट इसको माइनस करे। अगर एक वेक्टर ये है, एक स्मॉल वेक्टर ये है और बिगर वेक्टर ये है और इनके बीच में एक्यूट एंगल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़े वाले से भी बड़ा है, वो बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, क्योंकि अब इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा, इसका एक कंपोनेंट इसमें ऐड होगा। अगर दोनों में एंगल, पहले था एंगल इनमें 120 डिग्री, फिर इनमें एंगल हो गया 60 डिग्री, जब 120 है तो आंसर छोटा आना है, ठीक है, वो हद से हद उसके बराबर आ गया, बड़ा नहीं। और जब एंगल 60 हो गया इनके बीच में, जब एंगल 60 हो गया इनके बीच में तो आंसर बड़ा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप आंसर 0 दे रहे हैं या आप आंसर 1 दे रहे हैं, तो आप इसे पहचान जाए कि अगर इनके बीच में एंगल छोटा हो गया है तो आंसर थोड़ा बड़ा आने की संभावना आएगा ही आएगा। दिस इज इफेक्टिवली वेक्टर एडिशन। इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, एक यहाँ एक यहाँ, सॉरी एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये वाला कंपोनेंट तो ठीक है, ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा ना तो आंसर बड़ा आएगा। इसको मैं रिजॉल्व करूंगा एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये वाला कंपोनेंट इसमें माइनस कर देगा ना। अगर एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वैसे भी आंसर छोटे आने लगता है, वो तो हमने पढ़ा ही था, जैसे जैसे एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है तो आंसर छोटा होना शुरू हो जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल में आंसर अगर 1 और 1 का रिजल्टेंट 1 आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है, या तो किसी एक के बराबर है या छोटा है, तो फिर इनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर रिजल्टेंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है तो इनके बीच में एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, a person is going towards east with the speed of 5 meters per second. After 10 seconds, it is found that the person is going towards north with same speed. Find the magnitude and direction of change